नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज के संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होते रहना जरूरी है। आज सिनेमा संवाद की कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत महान फिल्मकार के बारे में, जिनकी फिल्मों ने एक बिल्कुल अलग तरह का व्याकरण प्रस्तुत किया सिनेमा में, बिल्कुल अलग तरह की शैली, बिल्कुल अलग तरह का कहानी कहने का अंदाज। और वो अपनी उन कहानियों के लिए, अपनी उन फिल्मों के लिए भारत में ही नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋत्विक घटक की, जो कि मूल रूप से बंगाल के फिल्मकार थे, लेकिन जिनकी फिल्मों ने पूरे भारत की जो एक फिल्म कला है उसको प्रभावित किया। और उनके जो फिल्म निर्माण की शैली थी, जिस तरह से उन्होंने फिल्में बनाई, उसने बाद के बहुत सारे फिल्मकारों को प्रभावित किया, खासतौर से कला फिल्मकारों को प्रभावित किया। और उनकी जो फिल्में हैं, जो उनका सिनेमा है, उसको दुनिया भर में सराहा गया। हालांकि ये बड़े अफसोस की बात है कि ऋत्विक घटक को जो सम्मान, जो पहचान मिली, वो उनके जीवित रहते हुए नहीं मिली। वो उनके गुजर जाने के बाद दुनिया भर में उनकी ख्याति फैली। लेकिन ऋत्विक घटक का सिनेमा आज की तारीख में भारतीय सिनेमा की जो उत्कृष्ट पहचान है, जो उसके पहलू है, उनके लिए जाना जाता है। और ऋत्विक घटक के सिनेमा के जरिए भी भारतीय सिनेमा को लोग पहचानते हैं। ये एक अपने आप में एक अनूठी बात है। और 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2025 ऋत्विक घटक का जन्म शताब्दी वर्ष है। 1925 में उनका जन्म हुआ था। और वो उनका जन्म जब हुआ था तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और वो बंगाल के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वो बाद में पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो और बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बना। तो विभाजन का जो एक दर्द था, वो उनके सिनेमा में खास तौर से बहुत दिखता है। और उनकी जो बहुत प्रसिद्ध तीन फिल्में हैं, मेघेटा का तारा, कोमल गांधार और सुवर्ण रेखा, उनको पूरे दुनिया में विभाजन की त्रयी के नाम से, यानी कि एक पार्टीशन की ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हम सत्यजीत रे और मृणाल सेन का सिनेमा देखते हैं, जो कि उनके समकालीन फिल्मकार थे, उसी तरह से ऋत्विक घटक का सिनेमा भी जो है वो मास्टरपीस के लिए जाना जाता है। तो ऋत्विक घटक को आज हम एक तरीके से याद कर रहे हैं, उनके सिनेमा के बारे में, उनकी फिल्मों के प्रभाव के बारे में, क्या उनकी फिल्मों की खासियत है, और क्यों आज भी 100 साल बाद जब उनके हम जन्म शताब्दी पर उनको याद कर रहे हैं, तो क्या उनकी सिनेमा ने ऐसी चीजें हमारे लिए छोड़ी हैं जो हमारे लिए आज भी मूल्यवान हो सकती हैं। इन्हीं पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। हिंदी में फिल्म समीक्षा करते आ रहे हैं दर्शकों से, और लगातार हिंदी फिल्मों ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के बारे में लगातार टिप्पणियां करते हैं। सिनेमा हॉल नाम से एक यूट्यूब चैनल के लिए भी संलग्न है, कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि पेशे से प्राध्यापक हैं, लेकिन सिनेमा संस्कृति के सवालों पर लगातार बहुत गहराई से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जगह जगह हम इनको संस्कृति के सवालों पर, सिनेमा के सवालों पर टिप्पणियां करते, पढ़ते, देखते सुन सकते हैं। हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी हैं, जो कि पेशे से प्राध्यापक भी हैं और सिनेमा संस्कृति के सवालों पर इतिहास पढ़ाती हैं, लेकिन सिनेमा के सवालों से बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। ऋत्विक घटक को लेकर के बहुत इमोशनल है, बंगाल के सिनेमा को लेकर के खास तौर से। हमारे साथ मीरा जलफित्री हैं, जो कि अध्यापन के कार्य से जुड़ी हैं और स्वतंत्र फिल्मकार भी हैं, टिप्पणीकार भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हितेंद्र जी, बात की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो बात हम शुरू में अपनी टिप्पणी में कह रहे थे कि ऋत्विक घटक का सिनेमा जो है वो आज जब हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उसको याद कर रहे हैं, यानी 100 साल ऋत्विक घटक के हो गए। और ये हमारा क्या कहें कि विडंबना है कि ऋत्विक घटक बहुत अल्प आयु में ही हमसे पिछड़ गए, उनका निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद जो उनकी फिल्में थी, उन्होंने जिस तरीके का प्रभाव छोड़ा भारतीय सिनेमा के ऊपर, और भारतीय सिनेमा की कहना चाहिए कि एक जो प्रसिद्धि है या उसकी जो एक छवि है उसके ऊपर, आप उसको किस तरह से देखते हैं। और आज की तारीख में जब हम भारतीय सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऋत्विक घटक का की जो शख्सियत है, जो उनकी फिल्में हैं, उनको आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? सबको नमस्कार। मुझे लगता है कि ऋत्विक घटक का महत्व जो है वो उन्होंने फिल्में बनाई और उनमें से तीन का नाम आपने
विशेष रूप से उल्लेखित किया, जिसको आपने पार्टीशन ट्रियोलॉजी के रूप में रखा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं अपनी बात को मुख्य रूप से इस बात पे केंद्रित रखूंगा कि उन्होंने जो फिल्में बनाई या जिस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की, वो समय से आगे की फिल्म थी, ये सब लोग कहते हैं। क्योंकि विश्व सिनेमा में उस तरह की फिल्में बना करके लोगों को बहुत ख्याति मिली, जबकि उसी तरह की फिल्म बनाने के कारण हमारे ऋत्विक घटक को बंगाल में भी समर्थन नहीं मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, आयांतरिक का आपने जिक्र किया, नागरिक का भी जिक्र किया जा सकता है। यानी कि वो अपने समय के साथ किस रूप में जुड़े थे कि यहाँ के लोग भी उनकी फिल्मों को उस वक्त उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। बाद में उनको वो ख्याति मिली जिसके वो हकदार थे। इसका एक मुख्य कारण ये है उनकी संजीदगी। उन्होंने 50 के आखिर के सालों में और 60 के शुरुआती दौर में वो सारी फिल्में दी हैं जो हमारे लिए आज उनको सबसे इम्पोर्टेंट बनाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि 50, 60 और 70 तक आते आते, 70, 71, 72, इस समय तक आते आते बंगाल के इतिहास में जो जो परिवर्तन हुए हैं उसका सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन उनके क्रिएटिव वर्क में होता है। और यहाँ पार्टीशन एक पॉइंट है। पार्टीशन से जुड़ी जो बातें हुई हैं उस पर लोगों का ध्यान खास तरीके से गया है, लेकिन पार्टीशन की असली वेदना क्या है इसको समझने के लिए उनकी फिल्में बहुत सहायक होती हैं। और वो मृणाल सेन की तरह या अन्य फिल्म वालों की तरह नहीं थे कि जिन्होंने उसको भुला दिया और फिर जीवन के नए रंगों में वो उतर आए। एक बार मृणाल सेन ने कहा भी था कि वो यानी कि ऋत्विक घटक जो है वो उसको भुला नहीं पाए, और ये भुला नहीं पाने की जो पीड़ा थी उनकी, वो एक तरह से उनकी हर फिल्म में एक रिकरिंग थीम की तरह आती है। तो ये भुला नहीं पाना ऋत्विक घटक का दूसरा नाम है। लेकिन ये जो भुला नहीं पाए थे, इसके साथ वो कई नए स्वरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से मुझे लगता है कि ऋत्विक घटक का एक दूसरा बड़ा मूल्यांकन संभव है। मैं आज एक ही फिल्म का जिक्र करूंगा जिसकी चर्चा कम होती है। 20 मिनट की एक फिल्म है। एम आई ऑडिबल सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हाँ जी। उन्होंने लेनिन पर एक फिल्म बनाई थी। हाल के दिनों में उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इसलिए हुई थी क्योंकि उसको दिखाने की कोशिश हुई थी जिसको कि बैन कर, मतलब कॉलेज वालों ने कहा कि हम ये फिल्म नहीं दिखा सकते। तो मैंने वो फिल्म देखी, लेनिन। 20 मिनट 19 मिनट कुछ सेकंड की फिल्म है, जिसमें कि लेनिन के शताब्दी वर्ष पर यानी 1970 में ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। और उस फिल्म में वो लेनिन की छवि को ट्राइबल सोसाइटी, ग्रामीण समाज और शहर के 3 धरातलों पर देखते हैं। और उस फिल्म में वो दिखलाते हैं कि लेनिन का आना, लेनिन का बनना, लेनिन का एक सारी दुनिया में मेहनत कशों के लिए जो महत्व है, संघर्ष करने का जो मादा है, इसको कैसे लेनिन ने एक सिंबलाइज किया है। तो वो फिल्म आप 19 मिनट में जो मास्टरी है उनकी ऋत्विक घटक की, आप उसको देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक गांव में किसी एक युवक को दिखलाया है जिसको एक किताब कोई देता है कि जाओ पढ़ो, लेनिन के बारे में जानो। फिर वो खेत खलिहानों में जाता है और लेनिन की एक छवि देखता है, और उसके बाद कैमरा जो है ऋत्विक घटक का शहर की तरफ घूमता है जहां लेनिन की एक बड़ी मूर्ति की स्थापना होनी है कलकत्ता शहर में, जिसमें रूस से लोग आ रहे हैं, जिसमें कम्युनिस्ट नेता शामिल हो रहे हैं और उस वक्त के कांग्रेसी नेता भी माल्यार्पण कर रहे हैं। और उसमें हिरेन मुखर्जी भी है, उसमें ज्योति बसु भी है, सभी लोग हैं। बड़ी खूबसूरत है। और उसमें वो उनकी जो कमेंट्री है, वो कमेंट्री कहती है कि नेता पर नेता, कितने नेता चाहे, सभी लोग लेनिन की जय जयकार कर रहे हैं। और इस लेनिन की जय जयकार के साथ गांव के लोगों का लेनिन को
अपनी जमीन पर जिस पर उन्होंने खेती की है उस पर कब्जा करने के लिए या उस पर अधिकार जताने का जो प्रेरणा मिलती है उसको उन्होंने उसमें सिंबलाइज किया है। तो मैं तो चकित रह गया कि इस तरह की एक फिल्म जो है 1970 में बनी और उस 1970 की फिल्म पर लोगों का ध्यान कम गया। मैं जरूरी समझता हूँ कि जो लोग ऋत्विक घटक को एक पॉलिटिकल फिल्म मेकर के रूप में देखना चाहते हैं उनको इस फिल्म पे बहुत चर्चा करनी चाहिए। और उसमें वो दिखलाते हैं कि शहर का लेनिन, गांव का लेनिन, लोगों का लेनिन, किसानों का लेनिन, औरतों का लेनिन कैसे उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया गया। रूस के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ आकर के इस फिल्म को दिखाइए। रूस के लोग उस फिल्म को देखना चाहते थे, लेकिन भारत में जो बोर्ड था वो इसको दिखलाने के लिए तैयार नहीं था, उसको बैन कर देना पड़ा। मतलब उसको अनुमति नहीं मिली। अंत में ऋत्विक घटक को इंदिरा गांधी से मुलाकात करनी पड़ी। इंदिरा गांधी का ऋत्विक घटक के प्रति एक 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 कहना चाहिए एक एप्रिसिएशन था, जिसके कारण बाद में शायद ये फिल्म लोगों को देखने को मिली होगी, लेकिन हम लोग इससे परिचित नहीं थे। और हाल में जब ये कंट्रोवर्सी हुई किसी कॉलेज में दिखलाने को लेकर के, तब पता चला कि ये इस तरह की एक फिल्म उन्होंने बनाई है। और तब बाद में जाकर के मैंने इसको देखा और मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 मिनट में ये जो फिल्म लेनिन, हमारे लेनिन जो है, इस पर जो ऋत्विक घटक ने दिखलाया है वो अपूर्व है। इतना सुंदर, उस समय के राजनीतिक परिवर्तन पर इतनी खूबसूरत फिल्म ऋत्विक घटक ही बना सकते थे। अब मैं अगर समय हो तो दूसरे राउंड में आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे जो प्रयोग है उनके, सुवर्ण रेखा का मैं खास तौर पर जिक्र करता रहता हूँ कि सुवर्ण रेखा फिल्म में भी जो उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मेघे ढाका में जो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सिर्फ कथानक के लेवल पे नहीं होता है, वो कभी कभी चुभती भी कोई ऐसी बात बना देते हैं। कभी कभी अपने संगीत में, और कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने वो फिल्में बनाई हैं, जुक्ति तक्को गप्पो जैसी फिल्म बनाई है। उन फिल्मों पर हम लोगों को लिखना चाहिए। ऋत्विक घटक की फिल्मों की एक आफ्टर लाइफ है, और वो आफ्टर लाइफ हम लोग लिख करके उसको जो है और विस्तार दे सकते हैं, उनकी चिंताओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से मुखर कर सकते हैं। और मेरी दृष्टि में 50 और 60 के दशक के भारतीय राजनीतिक, खास करके बंगाल के राजनीतिक जीवन पर ऋत्विक घटक ने जिस तरह से लिखा है और जिस तरह से दिखलाया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मैं उनको इस मामले में सत्यजीत राय और मृणाल सेन से ऊपर रखता हूं। अगर हमारे पास उनकी फिल्मों पर लिखने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग यांत्रिक से भी बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। एक जो गाड़ी है, गाड़ी कैसे एक पात्र बन जाता है और वो उस कहानी को कहता जाता है। मैं तो ऋत्विक घटक को चाहता हूं कि ऋत्विक घटक पर चर्चा हो, सिर्फ और सिर्फ उनकी महान फिल्मों की चर्चा, उसकी विश्व ख्याति की नहीं, बल्कि 50 और 60 के दशक के बदलते हुए पश्चिम बंगाल की कथा, मनोव्यथा, आकांक्षाएं, इन सब की कहानी के एक सोर्स के रूप में मैं ऋत्विक घटक की फिल्मों को देखता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऋत्विक घटक पर इतिहासकारों का भी बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। साहित्यकार तो इस पर सोचते ही रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पटेल साहब। आपने हितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की है घटक के काम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और आज के दौर में क्यों उन पर हमको बार बार विचार करना चाहिए। और आपने जो कहा कि उनके काम के बारे में लिखा जाना चाहिए, निसंदेह ये एक अच्छा प्रस्ताव है और इस पर भी काम किया जाना चाहिए। मैं नंदिता जी आपके पास आता हूँ। जो बात अभी हितेंद्र पटेल जी ने कही, जो उन्होंने कहा कि हम जो है वो सत्यजीत रे और मृणाल सेन के काम से भी ऊपर ऋत्विक घटक के काम को रख सकते हैं। और खासतौर से जो उनकी पॉलिटिशियन ट्रिलॉजी जिसकी बात की जाती है उसमें, और एक तरीके से ऋत्विक घटक जो है वो जब हमारे सामने आते हैं आज की तारीख में, तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारी जो बनी बनाई स्थापनाएं हैं, जो मूर्तियां जिनको कहते हैं, यानी जो आइकन्स है,
वो उनको तोड़ रहे हैं। यानी आइकॉन क्लास्ट का जो एक रूप होता है जो लगातार चीजों को तोड़ता रहता है, चाहे वो फॉर्म के लेवल पर हो, चाहे वो कंटेंट के लेवल पर हो। ऋतिक घटक के सिनेमा में खासतौर से ये बात देखने को मिलती है। और जो फिल्में, जैसे भी अजांत्रिक का जिक्र आया, एक टैक्सी को एक पात्र बना देने का जिक्र आया, या जो को गल्पों की बात है, जो उनकी फिल्में हैं, या जो अभी बात बड़ी सुंदर बात कही जितेंद्र पटेल साहब ने कि 20 मिनट की, लगभग 20 मिनट की एक फिल्म में लेनिन के जरिए उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है, तो कैसे वो एक प्रतिबद्ध वामपंथी फिल्मकार होते हुए कैसे वो किस तरीके से अपने समाज की जो उस समय की मानसिक गति थी उससे अपने आप को अलग रखते हुए उस लोगों को चेतावनी देना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। मैं आपकी राय ऋतिक घटक के समस्त काम के बारे में जानना चाहूंगा। जो आपको लगता है कि ऋतिक घटक का काम आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, और आज के जो दर्शक हैं जो गंभीर सिनेमा को खासतौर से पसंद करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ऋतिक घटक जैसे फिल्मकार के बारे में वो क्यों जाने, क्यों उनकी फिल्मों को देखें, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? बहुत सारे, इतनी सारी बातें, इतने सारे चर्चे दरअसल हुई है ऋतिक घटक के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। मोइनाक विश्वास ने लिखी है, अनिंद्य सेनगुप्ता ने लिखी है। ऋतिक का खुद का सिनेमा एंड आई, उनका खुद का जो किताब है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऋतिक एक इंस्टीट्यूशन, हाँ, एक पूरा इंस्टीट्यूशन। जैसे सत्यजीत रे को कहा जाता था कि ही वाज द सूटेबल बॉय ऑफ इंडियन आर्ट सिनेमा, ऐसे कहा जाता था। क्यों सूटेबल बॉय? क्योंकि उनका एक रिलायबली टेस्टफुल और जिसे कहते हैं अनथ्रेटनिंग टाइप का उनका जो स्टाइल था रे का। वेरएस उनका जो कंटेम्पररी, और लोग कहते हैं कि वो प्रिंसिपल राइवल भी थे, वो हो सकता है, ना भी हो सकता है, रे वॉज अ डिफरेंट। तो इनका वो था कि पहले से ये एक प्रॉब्लम चाइल्ड रहे। ऋतिक का जो स्टाइल, पहले तो वो कोई स्टाइल वैसे कोई फॉलो नहीं किए, देन ही वाज एन इनक्योरेबली अल्कोहलिक, ऐसा सुनने में आता है। जैसे उन्होंने खुद अपने आप को पोर्ट्रे भी किया है ना, 2-3 फिल्मों में, तो उन्होंने एक्ट भी किए। तो युक्ति तक्कोर गप्पो जो नक्सलाइट मूवमेंट के ऊपर बनी थी 1971-72, इसमें इन्होंने एक्ट भी की थी। और जो उसका वो किधर, एक तो शावली मित्रा, शी वॉज द डॉटर ऑफ शंभू मित्रा एंड तृप्ति मित्रा, वो उन्होंने थी, वो थी। और मैं भूल जा रही हूँ उनका, वो कौन था? तृप्ति मित्रा थी। तृप्ति मित्रा वो प्लेड द रोल ऑफ हिज वाइफ। तो मतलब ये बात है कि बंगाल में जैसे ऋतिक को लेकर इतने सारे चर्चे हैं, उनका फिल्म, उनका स्टाइल, और हर एक फिल्मों में उनका स्टाइल कभी कभी अलग से, बिल्कुल अलग से दिखते हैं। इनमें से पार्टीशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन का जो पेन था, उन्होंने वो पेन को लेकर चले, पेन को साथ लेकर बाकी सारी फिल्में, चाहे वो कोमल गांधार हो जो आईपीटीए मूवमेंट के ऊपर बनी थी, हाँ, 1951 में ऋतिक भी उससे जुड़े हुए थे। और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है कोमल गांधार। जैसे वो एक उसका वो फेमस सीन था, देखा होगा, कि जहाँ पर वो रेल लाइन पे जा रहा है, कुछ रेल के पट्टे, और वो जैसे वो ऐसा लग रहा है कि उसी का भी विभाजन तो सिर्फ मुल्क का नहीं होता, सिर्फ टेरिटरी का नहीं होता, विभाजन तो आदमी के अपने आप, उनका मेंटलिटीज, उनका खुद का जो मनन का जो जगत है, उसका भी विभाजन हुआ। ये जो ये पार्टीशन का इतना गहरा असर ऋतिक में पड़ा था। तो हर किसी ने, इनका जो ट्रिलॉजी, वो सुवर्णरेखा, मेघे ढाका तारा, और ये और क्या था, और द थ्री ऑफ कोमल गांधार, इसमें तो बिल्कुल आया था। फिर वो जो मैंने मुझसे बहुत हिस्टोरिकल भी पाई है, जैसे रेफ्यूजी कॉलोनी, और जो रेफ्यूजी कॉलोनी, वो लोग जो बांग्लादेश से आए यहाँ पे, कैसे वो लोग, मतलब कैसे वो लोग दे बिकेम द बैकबोन ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। धीरे धीरे कैसे वो लोग अपने आप को एक जगह पर अपना फुट होल्ड जमा पाए, the kind of deprivations they had faced, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। आप कह सकते हैं कि ऋतिक के फिल्म बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक भी है, कंपेयरिंग विथ मृणाल सेन और सत्यजीत रे और इवन श्याम बेनेगल, जो लोग मतलब थोड़ा ऑल्टरनेटिव सिनेमा को लेकर चर्चे में थे। ऋतिक उनमें से कुछ ज्यादा ही इमोशनल,
ज्यादा ही। तो ऐसा ये भी बात है कि ऋतिक का लोग कहते हैं कि उनका जो परिमाण है, कभी किसी में वो बहुत ज्यादा देते हैं, किसी में वो बहुत माइजरली है, बहुत कम दिया है। और अजांत्रिक जो फिल्म था वो तो मतलब अजांत्रिक वॉज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल। इसके बाद सत्यजीत रे ने अभिजान नाम की एक फिल्म बनाई थी, सौमित्र चट्टोपाध्याय और उसमें थे और बहुत लोग थे, रूमा गो ठाकुर होता, वो भी एक वो गाड़ी के ऊपर बनी थी। लेकिन ऋतिक में जहां पर वो कहते कि लोगों का एक इनर कॉर्ड होता है, जैसे वो गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो था ना, वो खुद ही वहां पे नायक है। तो गाड़ी एक कैरेक्टर बन गया, गाड़ी एक इंसान है, एक दोस्त है इसका। तो अजीब सा ये जो इमोशनली ह्यूमन इमोशनल कैरेक्टर्स एक के साथ दूसरे का, इन्होंने ऐसे इतनी मास्टरी से और इतनी इंटीमेसी से, इतनी इंटीमेट एक्सपीरियंस के साथ दिखाया। तो वो बात मुझे लगा कि बहुत बहुत ही रेयर है, मतलब ऋतिक इज एन अनपैरेलल। और फिर उनका जो खुद का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, नेचुरली वो धीरे धीरे, और अजांत्रिक एक कॉमेडी भी था मेरे ख्याल से, उसको द बिटर स्वीट कॉमेडी अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता था, पैथेटिक फैलेसी 1957 का फिल्म मैंने पढ़ी है कहीं पर। तो ऋतिक का ऐसे ही एक इम्प्रेशन रहा है बंगालियों के ऊपर कि ऋतिक एक ऐसे आदमी जो हु लेफ्ट मेजर प्रोजेक्ट्स अनफिनिश्ड, अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने फिनिश नहीं किया। मैं तो शांति निकेतन की छात्र रही हूँ, तो ऋतिक के बेटे वहां पर पढ़ने के लिए आए थे, ऋतुमान घटक। तो हम लोगों ने उनको क्लोज और ऋतिक घटक आते भी थे उनको कभी कभी मिलने में। तो बहुत सारी स्टोरीज, मतलब सच है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन उनको लेकर मतलब एक के बाद एक कि कैसे वो जैसे वो फिल्मों में दिखा, जैसे जुक्ति कक्को और गप्पो अगर आप लोग देखे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म, कैसे अपना पंखा बेच देता है एक पॉइंट के लिए, वो अपना एक पंखा था वो भी बेच दिया। बस ये जो केयरलेस, बहुत ही ज्यादा केयरलेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो एटीट्यूड था उनका, वो भी फिल्मों में रिफ्लेक्टेड हुआ है, वो सुवर्ण रेखा में वो भी दिखाई दिए कहीं ना कहीं। तो ऋतिक वाज इन दैट सेंस एक अनपैरेलल है, बिल्कुल अनपैरेलल। हाँ, उनका फिल्म जो द सिटीजन नागरिक 1952 में जो आया था, वो तो स्लम्स पे जो यंग मेन थे ना, उनका एक एम्बिशन के ऊपर बना था। सत्येंद्र भट्टाचार्य उनका और एक फेवरेट कैरेक्टर, सत्येंद्र भट्टाचार्य को इनमें थे, फिर वो कोमल गांधर में थे, बहुत सारे फिल्मों में काम किया और बहुत ही डिपेंडेबल। और उनका ना उस वक्त ये कहा जाता है कि दैट वाज द टाइम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, वहां पर भी वो, और ये आईपीटीए का जब वो जन्म हो रहा है, आईपीटीए का बिल्कुल जन्म का पहले का जो बात है, जो कम्युनिस्ट जो थिएट्रिकल कलेक्टिव थी, वो कम्युनिस्ट थिएट्रिकल कलेक्टिव, फिर जैसे पोस्ट वॉर बंगाल में जैसे कल्चरल जो सिनेरियो होता गया, जो फोकल पॉइंट उसका जो चेंजेस, ये सारे के सारे ऋतिक के फिल्मों में आए, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं आए, अपने आप में आए, इमोशनली आए। हाँ, तिताशेट्टी नोदिन नाम आदित्य मल्लवर्मन की किताब के ऊपर बनी थी, ये फिल्म भी इन्होंने बनाई थी। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, आपने जो दिखा रहे थे कि मधुमती का। तो एक इंडिया का जो लेफ्ट लर्निंग इंटेलिजेंसिया है, ये लेफ्ट लर्निंग इंटेलिजेंसिया, ये तो एक इनमें से ऋतिक का एक परमानेंट जगह बन गई, लोगों के दिल में भी वो जगह बन गई। मतलब बहुत जी। और इतने मतलब वंडरफुल रविंद्र संगीत, वो जो उनका जो एक रविंद्रिक भी स्टाइल था, जैसे उनको वो आज ज्योत्सना राते सबाई गेছে বনে, it was a beautiful song that he had used there in मेघे ढाका तारा। तो ऐसे ऋतिक के फिल्मों का बहुत लिरिकल जगह है, बहुत ही इंटीमेट जगह है, और फिर कहीं पर आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा दिखा रहे, बहुत ही ज्यादा कर रहे, ऐसा भी है। तो कुल मिला के कंप्लीट फिल्म मेकर आप कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नंदिता जी, अपने एक बात नंदिता ने बड़ी अच्छे से विस्तार से कही। मैं इसी कारण से ये समझता हूँ
कि ये जो छोड़ी हुई जगह है, उसने बड़ी अच्छी बात कही कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने नहीं कही है। तो ये जो छोड़ी हुई जगह है, इस पर ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसी से फिर सतीश, ये आपके ऋत्विक घटक ने जो कहा है, जो जो कहना उस वक्त जरूरी नहीं समझा है, उन चीजों को हम जोड़ सकते हैं। इसलिए उस पर लिखने की बहुत अधिक विस्तार से में जाने की जरूरत है। यही बात मैं कहना बहुत अच्छी चाहता बात। हूँ। जी जी आगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जो बात अभी नंदिता जी कह रही थी अपनी टिप्पणी में, उन्होंने अजांत्रिक का बहुत विस्तार से जिक्र किया। मुझे याद है, जो कि वो फिल्म मैंने भी देखी है, और उन्होंने अभिजन का भी जिक्र किया, जो कि सत्यजीत रे की फिल्म है। संयोग से दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो अजांत्रिक में काली बनर्जी का जो एक्ट का जो परफॉर्मेंस है, वो सौमित्र चटर्जी के परफॉर्मेंस से किसी भी स्तर पर 19 नहीं है। मतलब मैं उसको और एक बात आप ये कह सकते हैं मैं कि एक अमिताभ जी, एक बात बस एक सेकंड के लिए मैं कहना चाहूंगी। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो ना दिखाता है कि वो काली बनर्जी वो बहुत पॉजिटिव है। जैसे लोग अपने बिल्कुल। बिलावे को लेकर होता है, तो वो गाड़ी को लेकर इतना पॉजिटिव है। तो कोई अगर कहते क्या खटारा, ये क्या गाड़ी है, तो वो उसके ऊपर मतलब उसका हाँ, रिएक्शन होता है, वो बिल्कुल इमोशनल रिएक्शन, जो सौमित्र बिल्कुल। चटर्जी में नहीं है अभियान में। क्यों? The reason behind this is Ray was not a driver himself. रे को खुद गाड़ी चलाना नहीं आता था। तो जो खुद गाड़ी नहीं चलाते हैं ना, उसका वो जो मशीन के साथ उसका जो वो इंट्रिंसिक जो पार्ट है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी नीरज जी के पास जाना चाहता हूँ। और ये चूंकि अजांत्रिक पर थोड़ी चर्चा हमारी लंबी हो गई, लेकिन वो जो एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बंगाल बिहार के बॉर्डर पर रांची में वो टैक्सी चला रहा है, वो जो उसकी गाड़ी है वो चला रहा है। तो वो अपने आप में वो जो विभाजन रेखा है, वो कहीं ना कहीं वो ऋतिक घटक के दिमाग में हमेशा बनी रही है। ये भी जो भी ऑब्सेशन की बात आपने कही उनके कैरेक्टर के बहाने से, वो एक तरीके से कहा जाए एक थॉट से बहुत ऑब्सेस्ड थे और बहुत शैटर्ड थे। और वो शैटर्ड होना जो है उनका, वो उनके पात्रों में, उनकी यहाँ तक की जो टैक्सी इसमें दिखाई गई है, वो टूटी फूटी खटारा, जो आपने बिल्कुल बात सही कही। और आखिर में जब वो टैक्सी जो है वो एकदम बिल्कुल बेकार हो जाती है, तो आखिर के शॉट में एक बच्चा उसका टूटा हुआ हॉर्न लेकर के बजा रहा है, जहां पर वो फिल्म खत्म होती है। अपने आप में बहुत बड़ा ही सिंबॉलिक है वो, कि किस तरीके से मशीन और इंसान का रिश्ता, जिसको हम एक बड़ा मोनस्ट्रस समझते थे, वो कैसे एक बड़ा भावुक रिश्ता भी हो सकता है। मैं आपके पास आता हूँ नीरज जी। ये जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं ऋतिक घटक के बारे में, और संयोग है कि हम जब ऋतिक घटक की जन्म शताब्दी की बात कर रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी पर उनको याद कर रहे हैं, तो ये साल जो है, ये भारतीय सिनेमा के एक और बहुत बड़े फिल्मकार गुरुदत्त का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। और मैं गुरुदत्त और ऋतिक घटक की कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि गुरुदत्त भी जो है अपनी तरह के एक बहुत ही मूर्ति भंजक फिल्मकार रहे। और कहना चाहिए कि उनकी फिल्मों में भी एक अलग तरह की अराजकता चरित्र में दिखती है। हालांकि उनका एक अलग पक्ष ये भी रहा कि वो कॉमर्शियली एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर भी रहे, जो सुख कभी ऋतिक घटक को नहीं मिल पाया। और गुरुदत्त का एक अलग, एक कहना चाहिए कि मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा का भी एक पक्ष रहा है, जहाँ सॉन्ग है, डांस है, सक्सेस है, चाहे वो साहिब बीवी गुलाम हो, चाहे चौधरी का चांद हो, या उनकी और पुरानी फिल्में मिस्टर मिसेस 55 हो, या और जो फिल्में हैं। लेकिन जिन 3 फिल्मों के लिए, वो 4 फिल्मों के लिए वो याद किए जाते हैं, वो भी उसी तरह की उदास ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, जिनको चाहे वो प्यासा ले लें, चाहे साहब बीवी गुलाम ले लें, या कागज के फूल ले लें, जो ट्रिलॉजी गुरुदत्त की ट्रिलॉजी कहलाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपकी राय, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इन दोनों में कोई समानता या कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शोक का तत्व, जो कि उदासी का तत्व, जो मृत्यु का तत्व ऋतिक घटक के सिनेमा में दिखाई देता है, चाहे वो कोमल गांधार हो, सुवर्ण रेखा हो, या मेघा का तारा हो, या इवन जो और जो उनकी फिल्में हैं, जो कि तो गल्पों में जो एक बात दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक उदासी है, एक अवसाद का, एक वही चीज गुरुदत्त के यहाँ भी प्राइमरीली जो है बहुत बहुत ही प्रोमिनेंट है। क्या कहेंगी आप? जी, सभी को नमस्कार। दरअसल इतनी अच्छी बातचीत हो रही है ऋत्विक जी पे, और कई बार ना आप सिनेमा के अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें देखते, पढ़ते, सुनते हैं, लेकिन किसी किसी फिल्मकार तक आपको देर में पहुंचने का बड़ा दर्द भी रहता है। तो ऋत्विक जी के साथ ऐसा ही है। ऋत्विक घटक तक पहुंचना, मतलब मैं उनके सिनेमा को पढ़ने में मुझे लगा काफी वक्त लिया, मैंने बहुत देर से पहुंची। जब मैं उनकी फिल्मों को देख रही थी, तो मुझे एक चीज लगी, जो आप कह रहे हैं ना, आप नहीं चाहते हुए भी तुलना कर रहे हैं गुरुदत्त और ऋत्विक घटक की सिनेमा में।
अ, ऋत्विक घटक के यहाँ जो सिनेमा है, मैं रे से भी जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रे की फिल्में पोइट्री हैं और ऋत्विक घटक का सिनेमा यथार्थवादी, एकदम रियलिस्टिक नॉवेल है और बहुत डिटेलिंग भी है। दोनों के यहाँ है, लेकिन उन्होंने कहा ना कि वो बहुत आर्टिस्टिक तरीके से उनकी वो अपनी विजुअल लैंग्वेज में बात करते हैं रे। लेकिन ऋत्विक के यहाँ वो आर्टिस्टिक टच जो है उनकी विजुअल लैंग्वेज में दरअसल हार्श रियलिटी में तब्दील हो जाता है। गुरुदत्त के यहाँ जब हम देखते हैं तो चाहे प्यासा हो या कागज के फूल हो, एक गहरी उदासी है और वो उदासी धीरे धीरे आपको बहुत गहरे शोक और मृत्यु का आभास जरूर कराती है। लेकिन घटक के यहाँ जीवन है, वो एकदम गहरे उदासी के क्षणों में भी अपने किसी पात्र को, मुझे लगता है जैसे नीता का ही कैरेक्टर है कनेक्शन कुछ मेघे का ढाका वो तारा क्या में। है? हाँ, मेघे ढाका तारा में जो नीता का मेरी आवाज आ रही है जी? क्या मेरी ओके। आवाज सुनाई दे रही है किसी को? जी जी, हाँ आपकी भी हाँ आ रही घर है से अमिताभ जी। सो मेघे ढाका तारा में जो नीता का कैरेक्टर है, आखिर में जैसे कुछ एकदम तकनीकी व्यवधान उस आ सब गया लगता है। उस नहीं नहीं हमें सुनाई सफोकेशन पड़ रहा है। जी नीरज जी। पूरी आवाज जी सुनाई दे रही है। हम अच्छा सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी, तो मेघे ढाका तारा में जो नीता का कैरेक्टर है वो उस सफोकेशन से आखिर में चीख उठता है और बोलता है कि मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। और ये रे क्या है, जब अजांत्रिक में उसका उसकी वो कार जो मतलब वो गाड़ी जिससे उसका टैक्सी जिससे उसका गहन एक इमोशनल रिश्ता है, जब वो चली भी जाती है और एक बच्चा उस हॉर्न को बजाता है जिसका आपने जिक्र किया, अ, आंसू और मुस्कान उसके आखिरी के वो जो लास्ट दृश्य है उसका, वहां आंसू, आंखों में आंसू, बस वो इतना सुंदर शॉट है कि वो टपका नहीं और वहीं रोक दिया है, वहीं डिसॉल्व हो गया है और चेहरे पे मुस्कान, मतलब एक फिर से उम्मीद। तो मुझे घटक के सिनेमा को आप चाहे कितना हार्श कहें, चाहे आपको लगे कि विभाजन की त्रासदी है, सही बात है, हम अपने समय की पैदाइश होते हैं। मतलब हम कैसे, कोई भी फिल्मकार, कोई भी रचनाकार जो कुछ कह रहा होता है, जिस भी माध्यम से कह रहा होता है, वो दरअसल अपने समय के बहुत जरूरी सवालों को एड्रेस कर रहा होता है। और ऐसे में ये प्रतिबद्धता रे के यहाँ बहुत आर्टिस्टिक वे में आती है, लेकिन घटक के यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, सीधे सीधे आती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है। वो अपने पात्रों को बहुत सरल बना के आपके सामने नहीं रखते, वो पूरी जटिलताओं के साथ रखते हैं। लेकिन मैं बतौर मतलब घटक के सिनेमा को जब देखती हूँ तो मैं बहुत नैराश्य की तरफ या मृत्यु या शोक की तरफ नहीं जाती हूँ। नीता का कैरेक्टर तमाम त्रासदियों के बाद जो है मेघे ढाका तारा में जीवन से मोहब्बत की बात आखिर में करता है कि वो जीना चाहता है, उसे बचा लिया जाए। जांत्रिक में भी ऐसा ही है। कोमल गांधार में भी लास्ट में जो है वो एक दूसरे को मोहब्बत एक्सप्रेस कर ही देते हैं, तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम चीजों के बाद भी। तो और एक और चीज है, जब वो सिनेमा और आई की बात कर रही थी किताब की, तो उन लेखों में, उन तमाम चीजों में घटक एक जगह कहते हैं कि दरअसल हमने सिनेमा को ना काल्पनिक दुनिया और फैंटेसी की चीज बना दिया है, जबकि इसकी इतनी सशक्त आर्ट फॉर्म को अपने समय की समस्याओं और दिक्कतों को पोर्ट्रेट करना चाहिए, लोगों को लिटरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि हमारे यहाँ भारतीय सिनेमा या इंडियन या जो भी मतलब दूसरी भाषाओं का हिंदी सिनेमा ये सब नहीं कर रहा है। वो दर्शकों को एक फॉल्स उम्मीद देता है एक काल्पनिक दुनिया में, और जो उसकी अपनी हार्श रियलिटी है उससे भिड़ने की, उससे जूझ जाने की और फिर से खड़े होने की प्रेरणा नहीं दे रहा। आप उसे पलायनवाद सिखा रहे हैं। तो रे बतौर फिल्म मेकर से ज्यादा मुझे एक शिक्षक लगते हैं, जहां और वो इसी वजह से रे की मतलब घटक जो है वो रे की आलोचना भी करते हैं कि उनके पास इतनी शानदार सिनेमैटिक लैंग्वेज है
और वो बहुत सारी दिक्कतों पे बात कर सकते हैं, वो उन चीजों पे बात क्यों नहीं करते। मतलब मैं रे घटक का एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी रे के ऊपर, जहां वो पाथेर पांचाली और तमाम ऐसी चीजों के कुछ दृश्यों की खतरनाक आलोचना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पाथेर पांचाली में जो उस बुजुर्ग महिला का किरदार है, उसकी मृत्यु तो ऐसे दिखानी ही नहीं चाहिए थी जिस तरह से रे ने दिखाया है। और लेकिन कुछ दृश्य वाकई बहुत शानदार हैं, वो उनकी उनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ, इसको और विस्तार दिया जा सकता था, इसको किसी और तरह से इस पूरी कहानी को कहा जा सकता था। यहाँ तक कि वो पाथेर पंचाली से ज्यादा अपराजितों को जो है वो ज्यादा बेहतर फिल्म रे की मानते हैं खुद घटक। और आखिर में वो ये भी कहते हैं कि मतलब पाथेर पांचाली का जो सेंस है उस नॉवेल का, वो रे की ट्रायल मतलब तीनों फिल्मों में, ट्रायोलॉजी में, वो सेंस लास्ट में मिसिंग क्यों हो जाता है। मतलब अपू कहीं गया ही नहीं, वो है, वो यहीं रहेगा, लौट कर आएगा, वो बात नहीं करते कहते। तो मैं यही बस पढ़ रही थी तो मुझे लगा एक फिल्मकार अपने फेलो फिल्मकार के काम को भी लेकर, और उनका जो गुस्सा है वो दिखता है बार बार, वो बार बार अपने समय के तमाम बहुत टैलेंटेड जो फिल्मकार हैं उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं कि वो कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए आज हम घटक को याद कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा थी कि रे या तमाम और भी उनके साथ के जो फिल्मकार हैं वो अपने समय के सवालों से क्यों नहीं जूझ रहे। लेकिन इसी मायने में घटक घटक है शायद। तो अजांत्रिक, और मुझे लगता है कि अजांत्रिक अपने समय से कितनी पहले की फिल्म है। आप देखिए इंसानों का इस समय मशीनों से जो लगाव है, अपने लैपटॉप, अपने फोन फोन को लेकर झगड़े तक हो जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको कहीं ले नहीं जा रहा, लेकिन आपको वो दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, और आप सामने बैठे इंसान से उसके लिए झगड़ा कर सकते हैं। इंसान का मशीनों के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इसको भारतीय सिनेमा में जिस तरह से अजांत्रिक के जरिए घटक अंडरलाइन करते हैं, वो आज की हार्श रियलिटी है ना। तो इस मामले में वो बहुत समय से आगे के फिल्मकार हैं। और वही है ना कि उनके सिनेमा में विभाजन दिखता है, त्रासदी दिखती है, जो उस दौर की तमाम तकलीफें हैं वो दिखती हैं, क्योंकि वही बात है कि कोई भी फिल्मकार अपने समय की पैदाइश होता है, जिन चीजों से वो जूझ कर आया है उसको छोड़ नहीं सकता और किसी और दुनिया की बात नहीं करेगा अगर वो वाकई प्रतिबद्ध रचनाकार है। और इसी वजह से हम उस दौर के, हम मंटो को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो अपने समय के उस बड़े सवालों से मुंह नहीं चुराते। तो और आज भी वो रिलेवेंट बने हुए हैं, हम इसीलिए घटक को भी आज याद कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। अपनी टिप्पणी में नीरज दिलछेत्री जब बात कर रही थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षक के तौर पर घटक को उन्होंने देखा, और रे से जो तुलना हो रही थी उसमें भी बात की। और मुझे जब वो बात करी तो मुझे ये याद आ रहा था कि ऋतिक घटक ने पुणे फिल्म संस्थान में प्रशिक्षक के तौर पर जो अपना समय बिताया, उस संक्षिप्त कार्यकाल में ही उन्होंने इतने शानदार चेले प्रोड्यूस किए जिन्होंने आगे जाकर के भारतीय सिनेमा को भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया बहुत अलग तरीके से, जिनमें कुमार शाहनी का नाम हम ले सकते हैं, मणिकौल का नाम हम ले सकते हैं, अडूर गोपालकृष्णन जो कि मलयालम सिनेमा के एक दिग्गज फिल्मकार हैं, उनका नाम हम ले सकते हैं, सईद मिर्जा जो कि हिंदी सिनेमा के एक अलग तरह की धारा के फिल्मकार हुए। तो ये जो चेले जो उन्होंने निकाले, ये भी ऋतिक घटक का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि शायद जो उनकी जो फिल्म मेकिंग है उससे कहीं आगे जाता है, क्योंकि आपकी परंपरा जो होती है, जो आपका एक स्टाइल है, वो आपको ले जाता है कहीं ना कहीं आगे। और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक टीचर के तौर पर भी जो है वो उतने ही कहना चाहिए कि मूर्ति भंजक किस्म के इंसान थे। वो परंपराओं को तोड़ने वाले थोड़े अराजक किस्म के इंसान थे, अपने छात्रों से संवाद करने में, फिल्मों को बनाने की शैली के बारे में बात करने में। और उसको हम देख सकते हैं कि जो उनके बाद के जो जिनका हमने नाम लिया, कुमार शानी, मणिकौल जैसे फिल्मकार, उन्होंने फिल्म मेकिंग की किसी पारंपरिक शैली का अनुसरण नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो ऋतिक घटक के व्यक्तित्व को जो उनका एक आयाम रहा है शिक्षक के तौर पर, उसको भी एक बहुत अलग तरह का विस्तार देती है। क्या कहेंगे आप अजय जी? जी, आप सभी को नमस्कार। और घटक के फिल्मों पर काफी विस्तार से बातें हुई। घटक के व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनके
फिल्मकार व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। और जैसा कि अभी नीरा ने बोला कि अ, उनकी परिस्थितियों को जिसमें वे पैदा हुए, जैसे आए, जिस समाज से आए, उसको समझना जरूरी है। मैं उनकी फिल्मों से ज्यादा, और जो शिक्षक वाला रूप है वो तो है ही इम्पोर्टेंट। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अपने रहते हुए उनकी जिंदगी में उनको महत्व नहीं दिया गया। उनको महत्व नहीं दिया गया रहता तो वे इन सारी जगहों पे नहीं पहुंचे होते और लोगों ने उनको पूछा नहीं होता। अराजक उनका व्यक्तित्व था। सभी जानते हैं कि शराब बहुत पीते थे, अनियंत्रित तरीके से पीते थे, जिसकी वजह से काम में दिक्कतें होती थी। बावजूद उनकी प्रतिभा को सब कोई स्वीकार करते थे और जितना मौका हुआ सबने दिया। उनके दोस्तों ने उनके लिए फिल्म फाइनेंस किए, उनकी फिल्में बनाई, कुछ फिल्में उनसे छूट गई, रह गई। ये रह जाना, छूट जाना भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो उससे अलग नहीं है। किसी काम को करते हुए उचट जाना, किसी काम को करते हुए ऊब जाना, किसी काम को करते हुए उसके मोह से बाहर आ जाना, ये सब उस फिल्म मेकर का ही हिस्सा है जो फिल्म मेकर ऋत्विक घटक थे। निश्चित रूप से वो अनुशासित नहीं रहे होंगे सत्यजीत रे की तरह, कुलीन भी नहीं थे, शालीन भी नहीं थे। ये सब कुछ है उनके साथ और यही उनकी खूबी है। जो पटेल साहब कह रहे थे ना कि उन पर लिखा जाना चाहिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो 43 में वो बांग्लादेश से भारत आए, तब के भारत नहीं, तब तो कलकत्ता आए थे पढ़ने के लिए वो, और बाद में बंगाल का विभाजन होता है, फिर देश का विभाजन होता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उनका कलकत्ता शिफ्ट कर जाता है। और फिर ये जो शरणार्थी वाली पीड़ा है, जिसको नंदिता जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई और करेंगी बाद में, कि वो शरणार्थी की पीड़ा हमेशा उनके साथ रही। वे कहीं भी स्थिर नजर नहीं आते। जिस ढंग से वो मूव करते हैं देश के अंदर भी, बांग्लादेश से कलकत्ता आना, कलकत्ता से बॉम्बे आना, बॉम्बे से पुणे जाना, पुणे से फिर कलकत्ता लौटना, फिर उसके बाद ये सारा साहब का मिला, हमेशा खुद को बदलते रहे, अपने स्थान बदलते रहे, वो काम करते रहे। तो ये अस्थिरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इन सबको समझे बगैर हम नहीं समझ सकते ऋत्विक घटक को। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और लोग फिल्म मेकिंग पर बात करते हुए जिन चीजों को भूल जाते हैं, कि मूलतः वो साहित्यकार थे, क्रिएटिव पर्सन थे। उनके पिता भी साहित्यकार थे, उनके भाई भी साहित्यकार थे, और जहां से उनको परंपरा मिली थी, कविताएं लिखते थे। कविताओं के बाद कहानियां लिखनी शुरू की, कहानियों के बाद उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया, नाटक लिखने के बाद उसने नाटक में अभिनय करना शुरू किया, नाटक का निर्देशन शुरू किया। ये सारे शिफ्ट जो है ना, एक कलाकार की अभिव्यक्ति की जो जिजीविषा है, जो उसमें कुछ कर पाने की, कुछ नया करने की, लोगों से जोड़ने की, इसको देखने की जरूरत है। और फिर एक समय आता है कि जब वे फिल्म बनाने की तरफ उद्यत होते हैं, और उन्होंने कहा भी कि जिस दिन फिल्म से बड़ा माध्यम मुझे मिल जाएगा, उस दिन मैं फिल्म को भी डस्टबिन में डाल दूंगा और फिर मैं उस विधा में काम करूंगा। तो इतना नवोन्मेषी कलाकार, इतना नवोन्मेषी, जो नई चीजों को लेकर के इतना उत्साह में रहता है, काम कर रहा होता है, इसको समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूं कि कोई मेकर, मैं सुजीत सरकार से बात करूंगा कि उन्होंने मद्रास कैफे बनाई है, उनका पैराडाइज कैफे करके एक फिल्म बनानी चाहिए। पैराडाइज कैफे वो जगह है बंगाल, कलकत्ता में, जहाँ पे मृणाल सेन, ऋषिकेश मुखर्जी और हमारे ऋत्विक घटक एक साथ बैठा करते थे, जहां ये गढ़े गए। उस पैराडाइज कैफे में उनकी बहसों में, और कम्युनिज्म से लेकर के, मार्क्सिज्म से लेकर के, फिल्म मेकिंग से लेकर के, फिल्म सोसाइटी का बनना, चिदानंद दास गुप्ता का जोड़ना, सत्यजीत राय का जोड़ना, ये सब कुछ मेकिंग है। उस मेकिंग में, उस परिवेश में ऋत्विक घटक को समझे बगैर हम उनकी फिल्मों की भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, जब तक उस जेनेसिस को नहीं समझेंगे कि वो आदमी आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है। और आप सबको शायद मालूम हो कि उनकी शुरू की कोशिशें पूरी तरह से विफल रही हैं। उन्होंने जो फिल्में सोची बनाने की, वो नहीं बन पाई। बेदिनी नाम की एक फिल्म बना रहे थे, वो नहीं बना सके। एक फिल्म अरूप कोथा करके जो बना रहे थे, वो 20 मिनट की शूटिंग हो गई, स्वर्ण रेखा पे चले गए वो लोग, कैमरा लेके गए, मालूम है फिल्म एक्सपोज ही नहीं हुआ। पूरी फिल्म एक्सपोज ही नहीं हुई, उसके बाद से उस फिल्म को अबंडन करना पड़ा। तो जिसके जीवन के फिल्म मेकिंग के आरंभिक काल में ऐसे झंझावात आ रहे हो, वो कैसे फिल्म मेकिंग को लेकर के जुड़ा रहा, कटिबद्ध रहा कि नहीं मुझे फिल्में बनानी है।
पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, जहां मैंने उनकी एक फिल्म की काफी चर्चा की थी कि कैसे वे फिल्म के साथ अपने शरणार्थी होने, बेरोजगार होने, बंगाल विभाजन के बाद की समस्याओं को लेकर के डील करते हैं उस फिल्म के अंदर, और वो पीड़ा सारी समझ में आती है। ये सारी चीजें तो है ही उनकी फिल्मों में, और इन सबको व्याख्यायित करने की जरूरत है, लिखे जाने की जरूरत है। साथ ही उनके जीवन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि वो जीवन कैसा रहा। मुझे अफ़सोस है कि उनके नाम पर जो मेमोरियल ट्रस्ट बना है, जो उनके बच्चे सँभाल रहे थे, उसकी तरफ से कोई ख़ास काम नहीं हो पाया, और उस पर न तो बंगाल सरकार की नज़र गई है, न भारत सरकार की नज़र गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जन शताब्दी के इस वर्ष में फ़िल्म हेरिटेज फाउंडेशन के डूंगरपुर साहब शायद कुछ ध्यान दें और उनकी फ़िल्मों का कंज़र्वेशन हो, उनकी फ़िल्मों को संरक्षित किया जाए और फिर से उसको प्रदर्शित किया जाए, एक बड़े स्केल पर प्रदर्शित किया जाए। पिछली बार भी मैंने इस बात को दोहराया था, और हर बार किसी की भी जन्म शताब्दी तो मैं पूरे विश्वास के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपील करता हूं कि प्लीज, जिसकी भी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है उस पर सिर्फ स्टाम्प मत निकालिए, उसके पर सिर्फ 2 लाइन बोलिए मत, उसकी फिल्में दर्शकों तक पहुंचाइए। तो आज के दर्शकों के पास सुविधाएं आ गई है, यूट्यूब पर वो देख सकता है, लेकिन यूट्यूब पर फिल्म देखने का वो आनंद नहीं है जो आपको थिएटर में जाकर के देखने का मिलता है, या दूरदर्शन पर एक कंसंट्रेटेड तरीके से जब फिल्में देखी जाती हैं, एक साथ देखी जाती हैं, तो उसका जो असर होता है। ऋत्विक घटक हमारे समय के बहुत ही जरूरी फिल्मकार हैं, जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए और उन पर लिखा जाना चाहिए। और माफ करें, मैं तुलनाओं में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि वे रे से बड़े थे, कि रे से छोटे थे, कि गुरुदत्त के जैसे थे या कैसे थे। ऋत्विक घटक बिल्कुल अलग थे, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दूसरे लोग उनके समान हो सकते हैं, उनसे चीजें ले सकते हैं, लेकिन ऋत्विक किसी की नकल नहीं कर रहे थे। ऋत्विक अपने आप से जूझ रहे थे, वे अपनी ही सीमाएं तोड़ रहे थे और खुद को ही पुनर्आविष्कार कर रहे थे, और बार बार चीजों को विफल भी हो रहे थे। तो ये अराजकता उनके पूरे व्यक्तित्व में है, उनके सोच में है, और समाज के बनाए नियमों को हम लोग छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो अराजक होता है ना, वो भी इस समाज का हिस्सा होता है, और अराजक यूं ही नहीं कोई होता। अराजक भी एक प्रतिरोध है। किसी का अराजक हो जाना, किसी का शराबी हो जाना एक प्रतिरोध है, सिर्फ नशा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से बहुत दुखी और नाराज है, जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। मैं आम शराबियों की बातें नहीं कर रहा हूँ। जब एक क्रिएटिव आदमी इन चीजों में डूबता है, जूझता है, तो उसके पीछे के दर्द को, उस द्वंद को समझने की जरूरत है। जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने कही अजय जी। और ये जो आपका थॉट हाँ है ऋतिक हाँ घटक के बारे में, मैं उसी को लेकर के पटेल हाँ साहब के पास आता हूँ दूसरे दूसरे दौर में। बस एक अमिताभ जी, बस हाँ, मैं आप एक कुछ कहना बात चाह अजय रहे सर की, जी, बस हैं? मैं बोलिए अजय बोलिए सर की बोलिए। बात में बस एक चीज जोड़ना चाह रही हूँ कि जिसका जिक्र किया अजय सर ने, कि उनके पूरे क्रिएटिव क्राफ्ट में बहुत अस्थिरता दिखती है, और मुझे लगता है कि ये बेचैनी उनकी सिनेमेटोग्राफी में भी गजब है। वो किसी फ्रेम पर बहुत देर, मतलब अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, किसी किसी कुछ कुछ शॉट्स को छोड़ दें, तो उनकी पूरी फिल्म जो है वो फटाफट फटाफट बहुत जल्दी जल्दी उनके दृश्य बदलते हैं। तो वो अस्थिरता जो है, वो बेचैनी उनकी सिनेमेटिक लैंग्वेज में भी दिखती है। एक चीज बस मुझे और जोड़ना है, वो ये कि साउंड को लेकर जितना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया अपनी फिल्मों में, स्पेशली बैकग्राउंड साउंड को लेकर, उसको, वो एकदम कमाल है। मतलब मेघेरा का तारा का ही एक सीन है कि जब उसका प्रेमी बिना बताए शादी कर लेता है और वो लौट रही है, और तो जब वो उतर रही है, मतलब जैसे जैसे वो बोलता, वो बताता है कि मतलब वो देखती है बैकग्राउंड में, और वो जीने से नीचे उतरती है, तो वहां अचानक से हंटर की, मतलब व्हिप की आवाज सटाक सटाक कोड़े आती कोड़े है, की आवाजें आ रही हैं, घोड़े की, बिल्कुल। हाँ वही। तो वो जो आवाज आती है, वो वैसा शानदार एक्सपेरिमेंट जो है, वो उनकी हर फिल्म के, मतलब इस तरह के इमोशनल, हाई इमोशनल जो दृश्य हैं उनमें है। और आप ना, मतलब एज अ फिल्म मेकर या एज अ फिल्म स्टूडेंट, आप उन्हें देखते हैं तो आप लगातार उनसे सीख रहे होते हैं कि अरे, मतलब साउंड का और इमोशनली चीजों को कैसे उन्होंने बिना कहे
साउंड के थ्रू जो प्रिडिक्ट किया है या इंटरप्रिटेशन किया है वो कमाल है घटक के फिल्मों में। तो बस मुझे बस इतनी ही सी चीज जोड़नी थी जी। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज की तरफ ध्यान दिलाया हमारा। और वाकई में ये जो आपने खासतौर से मेगेटा का तारा के सीन की बात की, वो वाकई में बहुत दिखाता है कि कितना अलग तरह से उनकी सोच थी। मैं हितेंद्र जी आपके पास आता हूँ। दूसरे राउंड में हमारे पास जितना समय है हम कोशिश करेंगे कि हम सारे लोग जो है, दिलचस्प एक टिप्पणी की थी नंदिता जी ने कि सत्यजीत रे जो है वो सुटेबल बॉय थे बंगाली सिनेमा के, या कह लें कि भारतीय सिनेमा के। और ऋतिक घटक जो है वो बिल्कुल जिसको हम लोग सब लोग यहाँ कह रहे हैं, और खुद उनके बारे में सभी लोग कहते हैं कि एक अराजकतावादी उनका व्यक्तित्व भी था। उनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह के विखंडन थे कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए कि डिविएशंस थे, कि शराब पीते थे या और तरह के बहुत सारी बातें थी। और रे का एक बड़ा सुसंस्कृत व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, एक भद्र व्यक्तित्व आता है। लेकिन जो सिनेमा है वो कहीं ना कहीं, जो ऋतिक घटक का सिनेमा है, वो आपको ज्यादा झिझोड़ने वाला सिनेमा बनता है। बावजूद देखिए कि रे के पास रे की फिल्मोग्राफी बहुत लंबी है और उसमें बहुत तरह के वेरिएशंस हैं और बहुत शानदार फिल्में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात अजीत जी कह रहे थे कि तुलना हम नहीं करना चाहते, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल तुलना नहीं कर रहे हैं ऋतिक घटक की या रे की। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि एक समकालीन फिल्मकार थे, ऋत्विक घटक थे, और सत्यजीत रे थे, मृणाल सेन थे। और एक ट्रिलॉजी का एक जो पैटर्न है, वो रे के यहाँ ट्रिलॉजी दिखती है, मृणाल सेन के यहाँ ट्रिलॉजी दिखती है, उनके कलकत्ता ट्रिलॉजी दिखती है। यहाँ पर मुझे आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये जो एक पैटर्न है उसको लेकर के कुछ आपके दिमाग में कोई थॉट उभरता है क्या? बड़ी अच्छी बातचीत हुई आज। और मीरा जी ने जो कहा कि समय की पैदाइश होता है हर फिल्म मेकर, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अजय जी की बातों को, उनकी तलखी को भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ कि हम लोग बंगाल के बारे में जो बात करते हैं ना, उसमें कम से कम दो बंगाल की बात होनी चाहिए। एक बंगाल जो सुसंस्कृत है, ऑर्गेनाइज्ड है, और जो सुटेबल व्यक्तित्व की तलाश करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्टर्ब्ड है, जो जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है और तड़प रहा है। तो ये जो तड़पता हुआ बंगाल है, और ये तड़प हमेशा जो है वो आपको खतरनाक नहीं बनाती है, आपको डिस्टर्ब सोसाइटी बनाती है। तो जो पूर्व बंगाल से आए हुए लोग थे, उनमें एक खास किस्म की बेचैनी आपको मिलती है। उनकी स्त्रियां दूसरे तरीके से बात करती हैं, उनके गीत जो हैं दूसरे तरह के होते हैं, और एक छटपटाहट जो है वो पूर्व बांग्ला के लोगों में मिलती है। और उस छटपटाहट को समझने के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि बंगाल के इतिहास को दोबारा से देखना चाहिए। और मैंने 50 और 60 के दशक में ये जो पूर्व बांग्ला की जो तड़प है, बेचैनी है, उसके बीच में से कम्युनिस्ट पार्टी का बनना है और कम्युनिस्ट पार्टी का पॉपुलर हो जाना है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम वैसी कोशिश करेंगे तो सत्यजीत राय और ये जो हमारे ऋतिक घटक है, ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, और तब हमको समझ में आएगा कि इनके जो पात्र हैं उनकी चीख जो है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है। और इसके गीत जो है, जो कोमल गांधार में या कहीं इनकी फिल्मों में, मेघा का तारा वगैरह में भी जो जिस तरह से संगीत का प्रयोग है, कोरों की जो आवाज है जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं है। जुक्ति तक में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में बहुत सारे गैप्स हैं और वो छोड़े हुए हैं। हम लोग उस पर और ज्यादा चर्चा कैसे कर सकते हैं, ये तभी हो सकेगा जब हम दो बंगाल को देखेंगे। और वो जो बंगाल जो अभी भी नहीं मान रहा है कि बंगाल बंट गया है, एक दूसरा बंगाल, एक दूसरा देश हो चुका है, वो नहीं मानता है। और आप भविष्य में देखिएगा कि ये जो दो बंगाल हैं, ये एक बंगाल होने की कोशिश करेंगे। ये खतरनाक बात बोल रहा हूँ। और इसको लेके हमारे बंगाल में बड़ा बवाल होगा, और इसमें एक हिंदू मुसलमान का पक्ष आएगा, लेकिन बंगाली से मिलना चाहेगा,
ये सब होगा। और तब देखिएगा कि ये जो छोड़े हुए अध्याय हैं, जो प्रसंग है, ये जो तड़प है, जो उसमें हम ऋतिक घटक में मिलते हैं, उसको हम लोग ज्यादा अच्छे से रीड कर पाएंगे। उन्होंने कभी भी पार्टीशन को स्वीकार नहीं किया, जी कभी भी बिल्कुल। स्वीकार नहीं किया। ये बात मुझे लगता है कि हम लोग को अभी भी उनके फिल्मों पर सोचना चाहिए। और बिल्कुल। गाइस थे नहीं थे वो अलग मसला है, लेकिन एज ए टेक्स्ट कभी कभी इनकम्प्लीट मतलब क्योटिक टेक्स्ट भी जो होता है ना, वो एक बड़े सच को लेकर के चल सकता है जिसका खुलना अभी बाकी है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, नहीं आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास इसीलिए रहता है कि हम ऐसे फिल्मकारों की ओर या ऐसे सिनेमा की ओर, ऐसे काम की ओर बार बार लौटें, उनके बारे में बार बार बात करें। ऋत्विक घटक का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनका जो योगदान है भारतीय सिनेमा में, उसको ज्यादा से ज्यादा समझे जाने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस सेंसिबिलिटी को ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है कि वो समझे कि क्यों एक जो बेचैनी थी, जिस तड़प का, जो आपने तड़प शब्द का इस्तेमाल किया, वो तड़प जो है कि विभाजन को स्वीकार न कर पाने की जो एक बात थी, कि एक आदमी एक परिस्थिति से लगातार उसी में लिप्त है क्योंकि वो उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। नंदिता जी, आपकी अंत टिप्पणी लूंगा मैं, छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि हम एकदम अंतिम दौर में है अपने कार्यक्रम के। बहुत संक्षेप में आप ऋत्विक घटक के बारे में अपनी बात में और क्या जोड़ना चाहेंगे, या इस चर्चा में और क्या जोड़ना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में? नहीं, जैसे हम लोग तो बीइंग बंगाली, बंगाल से हैं हम लोग, तो बचपन से हम लोग ऋत्विक घटक, ये जो मेघे ढका तारा, इस फिल्म का अभी बहुत मतलब हम लोग काफी 1 2 3 4 5 एंगल से हम लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन किया, इसको डिफाइन किया इस फिल्म का। और छोटे छोटे सीन्स, मतलब ये जो विजन भट्टाचार्य का जो कैरेक्टर और गीता दे, ये पेरेंट्स का रोल निभाए थे। विजन भट्टाचार्य वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और जो इंसिडेंटली ही वॉज ऑल्सो महाश्वेता देवी, जो फेमस जो राइटर थे बंगाल का, उनका पति थे विजन भट्टाचार्य। हाँ, for some time they were married and he was the father of Navarun Bhattacharya also. जी। तो हाँ, तो विजन भट्टाचार्य को वो नवान्नो एक नाम का एक प्ले इन्होंने लिखा था, लेकिन ये जो 2 फिल्में थी, एक मेघे ढका तारा और एक सुवर्ण रेखा, ये 2 फिल्मों में इनको जैसे दिखाया गया था वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट। मतलब जैसे सर ने अभी कहा, पटेल सर ने, कि हाँ वो है जो लोग ईस्ट बंगाल से आए थे ना, उनमें वो था एक वैसे कुछ, वो ऐसा कुछ इमोशन जो वैसे रिफाइन नहीं था, इतना वो नहीं था। रे का एक और बात है, जैसे रे के साथ बार बार इनका वो हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो रे का तो बहुत लोग कहते हैं वो बहुत अर्बन ऑडियंस के लिए फिल्म बना है, बहुत ही अर्बन। जैसे उनके फिल्मों में आप देखेंगे कि अपर्णा सेन या शर्मिला टैगोर हैं द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। इनका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, डायसेशन का प्रोनाउंसिएशन, डायसेशन नाम का स्कूल का, कार्मेल की प्रोनाउंसिएशन, हाँ, तो वो सब चल जाती थी। वैसे इन पथित पांचाली में भी अगर आप देखें, जैसे आपने कहा था कि वो इंदिरा ठाकुर का डेथ इनको इतना, ऋतिक को इतना भाई नहीं थी कि वो जैसे दिखाया गया था, बट दैट वाज वेरी हार्श। मैंने वो उपन्यास भी पढ़ी है, उपन्यास में भी वो था, वो बातें तो थी, लेकिन कुछ चीजें जो उपन्यास में नहीं थी वो भी फिल्मों में थे, या अनुच्चारित थी, वो भी पथित पांचाली में थी। तो ऐसे चीजें हैं, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि वो जो गांव दिखा रहा है वो गांव बहुत ही प्लान तरीके से है। इट्स अ वेरी अर्बन वे ऑफ लुकिंग, यू नो। और वो जो सर्वजया, जो अपू की माँ है, उनका किरदार जिन्होंने निभाया था, वो कितनी सोफिस्टिकेटेड है। She belongs to that gharana of, she's the wife of some communist leader who happened to be a friend of Ray. हाँ, लेकिन बाकी हरिहर और बाकी लोगों में वो लोग सबाल्टर्न है। तो ये जो अंतर था, ऐसा ऋतिक में नहीं है। नहीं तो फिर आप कोई खूबसूरत, कोई बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आप कभी नहीं दिखेंगे कि वो ब्रश कर रही है या वो थूक रही है, स्पीकिंग, ये जो सब चीजें हैं, क्योंकि ऑलवेज दे आर वेरी लेडी लाइक एंड प्रिम एंड प्रॉपर। जो ऋतिक में, जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो फर्क है, मतलब मैं ऋत्विक घटक की ही एक टिप्पणी याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे कला में, आर्ट में इंडल्ज करने का कोई हक नहीं है अगर मैं अपने समय की और अपने देश की, अपने समाज की जो एक्यूट क्राइसिस है, उसके किसी भी तत्व को, किसी भी पहलू को अगर मतलब मैं उस पर फोकस करके उसको दिखाने में मैं अक्षम हूं, तो मुझे कला के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो फिल्में हैं वो इसी की तरफ एक विनम्र प्रयास है। इसको मतलब इस जो समस्याएं हैं, जो एक्यूट क्राइसिस है, जिसमें कि विभाजन बिल्कुल। और भारतीय समाज में उस पर बात करते हुए, जी जी जी, बहरहाल बहरहाल ये बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और हम चाहेंगे कि ऋत्विक घटक पर हम आगे भी बात करें, क्योंकि ये इनका जन्म शताब्दी वर्ष है। और उनकी फिल्मों के बारे में, जैसा कि अजय जी ने कहा, मैं उस प्रस्ताव को बिल्कुल दोहराता हूँ कि कम से कम सरकार को, जो भी ऋत्विक घटक से जुड़े लोग हैं, फिल्म फाउंडेशन को, तमाम सारे लोगों को घटक के सिनेमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन पर चर्चाएं होनी चाहिए। हितेंद्र पटेल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनके बारे में लिखा जाना चाहिए ज्यादा। तो ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ऋत्विक घटक का जो सिनेमा है, जो उनकी जो सोच है, उससे से ज्यादा लोग, आज के जो दर्शक हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि वो क्यों इतने बड़े फिल्मकार कहे जाते हैं। इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए